नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत मिली है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और देशवासियों पर बजरंगबली की कृपा है, चमत्कार हुआ और मैं आप लोगों के बीच और सीधा जेल से जनता के बीच में आया हूँ। वहीं जेल से बाहर आने के बाद वह कनॉट प्लेस के स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए गए। इसके बाद शाम को ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में रोड शो करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे। बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही अरविंद केजरीवाल के घर पर संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस दिल्ली। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने रविवार को एमएलए की बैठक बुलाई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पूरे एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक आपातकाल बैठक बुलाई है और इस बैठक में आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को शामिल होने के लिए विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कल रविवार को सुबह आप विधायकों की बैठक होगी और ये बैठक सीएम हाउस पर होगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से बचे हुए दिनों में आने वाले समय में दिल्ली में अपने चुनाव प्रचार अभियान को आम आदमी पार्टी द्वारा आगे बढ़ाना है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अंतिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले आज अगर हम बात करें तो आज की शुरुआत उन्होंने हनुमान मंदिर से की, जिसके बाद एक बार फिर से वो मोदी सरकार पर अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए नजर आए। खैर, अब देखना ये होगा कि कल रविवार को होने वाली इस बैठक में किस तरह की रणनीतियों पर चर्चा की जाती है और क्या चीजें निकल करके सामने आती है और उसके बाद किन मुद्दों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगे की रणनीति पर काम करते हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस। सीतापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। कैसे हुई मौत, बता रहे हमारे संवाददाता आसिफ बैग। सीतापुर में दिल दहला देने वाली और दर्दनाक घटना घटी है, जहां पर एक नशेड़ी युवक ने पहले अपनी मां, फिर पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद गोली से उड़ा लिया। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गई। घटना के पीछे बताया जा रहा है कि परिवारिक जनों से नशेड़ी युवक का नशे को लेकर विवाद हुआ था। बता दें कि पूरा मामला सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर गांव का है, जहां के रहने वाले अनुराग ठाकुर ने देर रात अपनी मां को गोली से उड़ा दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद अनुराग ने अपनी पत्नी की हथौड़ी से पूछकर हत्या कर दी। फिर उसके बाद 3 बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अनुराग ने खुद अपने आप को गोली मार ली। कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक नशेड़ी अनुराग का देर रात अपनी मां पत्नी से नशे को लेकर विवाद हुआ था। परिवारिक जन अनुराग को नशा मुक्ति केंद्र ले जाना चाहते थे, जिससे नाराज होकर अनुराग ने यह बड़ा कदम उठा लिया। फिलहाल दर्दनाक और शर्मनाक इस घटना से सभी हतप्रभ हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
वन अग्नि की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। क्या है वो कदम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। अग्नि की बढ़ती घटनाओं पर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत यहाँ पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला है और वन विभाग के अधिकारी भी अब मोर्चे पर डटे हुए हैं। ये समझा जा सकता है कि जिन कर्मचारी और अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम भी यहाँ पर किया गया है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं और सत्ता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी छोटे कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को अनुचित ठहराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है या वन विभाग की जो प्राथमिकता है वो जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने की है और कोशिश यही है कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश यहाँ पर दिए तब से वनाग्नि की जो घटनाएं अब तक हुई है उनमें कमी यहाँ पर रोजाना निरंतर देखने को मिल रही है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जंगलों की जो आग है वो पूरी तरह से नियंत्रण में होगी और लगातार अधिकारी कर्मचारी फील्ड में इसी तरीके से काम वहां पर करेंगे ताकि किसी भी प्रकार से जान और माल का नुकसान ना हो और वन संपदा को जंगलों से बचाया जा सके। कोशिश सरकार की यही है और ये भी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य लगातार इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है। कैमरामैन नसीर के साथ कैंपुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे जेल मुख्यालय। क्यों पहुंचे जेल मुख्यालय, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। प्रशांत कुमार आईपीएस पीवी रमा शास्त्री से मिलने पहुंचे, जहां पर दोनों सीनियर आईपीएस अफसरों ने आपसी तालमेल बैठाने और जेल की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए चर्चा की। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कई और भी पहलुओं पर जेल पीवी रमा शास्त्री से चर्चा की। आपको बता दें कि यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार अचानक जेल मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीजी जेल पीवी रमा शास्त्री से मुलाकात किया। इस मुलाकात के पीछे यह कहा जा रहा है कि दोनों सीनियर आईपीएस अफसरों ने आपसी तालमेल बैठाने के लिए आपस में चर्चा किया और साथ ही साथ जेल और पुलिस के बीच आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए भी पूरी तरह से चर्चा हुई, क्योंकि जिस तरह से जेल में रहकर दुर्दांत अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम भी देते रहते हैं। हालांकि पुलिस वर्कआउट भी करती है, लेकिन आपसी तालमेल न होने की वजह से जेल के भीतर से ही कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जाता है, जिस पर रोक लगाने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार और आईपीएस पीवी रमा शास्त्री यानी डीजी जेल से घंटों चर्चा की गई। फिलहाल अब यह देखना होगा कि जिस तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार और डीजी जेल पीवी रमा शास्त्री के बीच चर्चा हुई, इससे कानून व्यवस्था कितनी और मजबूत होगी यह देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने अपनाया एक नया फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा 2024 के चुनाव में नई सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाकर बसपा और एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। इस बार समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम और यादव से हटकर दलित और कुर्मी वोटों में सेंधमारी करने का नया प्लान तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी के इस प्लान से बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी में बेचैनी भी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा 2024 के चुनाव का किला फतह करने के लिए पीडीए का नारा दिया। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन इससे और आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नई सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन में 63 सीटें मिली हुई हैं, जिसमें से एक सीट यानी भदोही से टीएमसी को दे दिया है। बाकी बची 62 सीटों में से 17 दलित समाज के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ कुर्मी और पटेल वोटों को साधने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 10 कैंडिडेट चुनाव मैदान में पटेल और कुर्मी समाज से उतार दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के इस दांव से कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि दलित वोट बैंक जहां बसपा का कोर वोट माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुर्मी और पटेल कहीं न कहीं बीजेपी के लिए वोटिंग करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 17 दलित तो 10 कुर्मी और पटेल प्रत्याशी उतार कर विपक्षी दलों की नींद हराम कर दी है। जिस तरह से बसपा प्रमुख और एनडीए लगातार सपा पर प्रहार कर रही है, लेकिन सपा प्रमुख के इस सोशल इंजीनियरिंग का दांव कितना भारी पड़ता है यह आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइड। गाजियाबाद में शुक्रवार को देर रात एक मकान की छत गिर गई। कैसे गिरी छत, बता रहे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। शुक्रवार रात तेज आंधी और बारिश आने से गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसा का कारण तेज आंधी और बारिश है। दरअसल आपको बता दें, गाजियाबाद के क्रॉसिंग थाना क्षेत्र के सुदामापुरी कॉलोनी में कल देर रात आंधी बारिश आने से जो एक मकान की छत भर-भराकर गिर गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब उस मकान की छत के नीचे उसका पूरा परिवार सोया हुआ था। दरअसल आपको बता दें, जब ये छत भर-भराकर गिरी तो उस छत के नीचे एक 4 साल का मासूम और उसके माँ बाप और उसका भाई उस समय मौजूद थे। और इस हादसे में 4 साल के मासूम, जो कि शुभ उसका नाम है, उसकी मौत हो गई है। वहीं जो परिजन है, माता पिता और एक भाई, वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जब ये हादसा हुआ तो आस पड़ोस में हड़कंप मच गया और वहां मौके पे लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पे पुलिस ने पहुंचकर छत के मलबे को हटाने का काम किया और मलबे में दबे 4 साल के बच्चे को उठाकर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके उनके परिजनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस पे लगातार जो है, जो इसमें पूरी घटना में जो घायल हुए उनका आरोप यह है कि अगर जर्जर छत की समय रहते उसकी अगर मरम्मत की जाती तो कहीं ना कहीं यह हादसा होने से बच जाता। आज उनके 4 साल के मासूम बच्चे की मौत ना होती। सीधे सीधे परिजन जो है मकान मालिक के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कहना यह है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए जो बच्चे की मौत है उसका शव को भेज दिया है और वहीं परिजनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल तेज आंधी से एक परिवार के सदस्य में एक 4 साल के मासूम की मौत हो गई, कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस सवाल कटघरे में खड़ा हुआ है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। टोंक जिले के ग्राम पंचायत चिरौंज में प्रशासन की पोल खुली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कजोड़ गुजर। द्वारा पानी की निकासी को लेकर लाखों रुपए खर्च किए जाती है, जिससे कि लोगों की राह आसान हो और पानी नाली के माध्यम से बाहर चला जाए। इस वक्त हम गांव चिरौंज के समीप मौजूद है और ये नाला आज बिल्कुल दिखाना चाहूंगा, जो कि सरपंच के कार्यकाल में बनाया गया है। अभी जो सरपंच है इनकी देखरेख में बनाया गया, लेकिन बनने के कुछ समय बाद ही ये नाला धराशायी हो गया। उसके बाद नगर परिषद से जांच बैठी, कितने अधिकारी आए, कितने अधिकारी गए, लेकिन आज दिन तक किसी भी अधिकारी ने इस नाले की सुध नहीं ली है। वही दूसरी ओर बात करें तो ग्राम पंचायत प्रशासन ने भी अब तक संवेदक को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया है, जिससे कि ग्राम पंचायत की मिलीभगत भी सत्यापित होती हुई नजर आ रही है। जनता के खून पसीने की कीमत को किस तरीके से बर्बाद किया गया है और भ्रष्टाचार की जड़ें हैं कितनी गहरी है, इसकी अगर बानगी देखनी है तो आप टोंक जिले के गांव चिरौंज में चले आइए। इस वक्त हम यहीं मौजूद हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांचें बैठी गई, लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं हुआ है। और आगामी दिनों में अब बारिश का जब सीजन आएगा तो इसका खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ेगा। ये नाला जगह जगह से टूट गया है। लोगों ने घटिया निर्माण को लेकर पिछले दिनों शिकायत भी की, सब कुछ किया गया, लेकिन भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में भी भारी नाराजगी पनपती जा रही है। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस टोंक। बात करेंगे अगली खबर की। मैनपुरी में अवैध जुए खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं
हमारे संवाददाता विवेक कुमार। मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर से लोग, एक दर्जन के लगभग लोग जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उसका वीडियो लाइव जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और पूरे वीडियो की जांच कराई जा रही है। पूरा मामला भोगांव क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया। क्षेत्राधिकारी ने कि यह वीडियो जो है वो बिछुआ थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है, जिस पर उसकी जांच कराई जा रही है। उस वीडियो में साफ तौर से लोग रुपयों के साथ जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जुआ ये कब, कहां और कैसे खेला गया, कितना कैसा है वीडियो, कब बनाया गया वीडियो, इसकी भी जांच कराई जा रही है। और जब जांच रिपोर्ट पूरी हो जाएगी उसके बाद इन जो वीडियो मौजूद हैं उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जिस तरीके से लोग जुआ खेल रहे हैं पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और बिछुआ थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। हालांकि कुराली और बिछुआ थाना क्षेत्र के बॉर्डर का यह गांव दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस अभी भी दोनों ही थानों के बीच का मामला होने के चलते कार्रवाई करने में आनाकानी हो रही है। तो वहीं भोगांव जो क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार ने पूरी घटना का कहा है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है और इसके विरुद्ध ही जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए जालौन पुलिस ने असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। कैसे किया भांडाफोड़, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। पुलिस व एसओजी की टीम ने अवैध असला फैक्ट्री पर छापेमारी कर उसका भंडाफोड़ किया है। जहां जालौन में लगातार अपराधी बेखौफ होकर जंगलों में असला फैक्ट्री बनाने का काम धड़ल्ले से कर रहे थे, वहीं आज मुखबिर खास द्वारा एसओजी टीम व पुलिस को सूचना मिली। वहीं सूचना मिलते ही एसओजी टीम व पुलिस ने जंगल में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में बने हुए असलहा व उनको बनाने वाले उपकरणों को बरामद किया है। वहीं पुलिस ने उपकरण के साथ साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की गई है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के कोयटरा थाना क्षेत्र के ग्राम करथरा के पास जंगलों का है, जहां जंगल में अपराधी बेखौफ होकर अवैध असला फैक्ट्री धड़ल्ले से चला रहे थे, जिसका आज एसओजी टीम व कोयटरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की है। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने 33 अवैध असलहों को बरामद किया है और भारी मात्रा में असलहा बनाने वाले उपकरणों को भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस व एसओजी टीम की इस संयुक्त टीम के द्वारा की गई छापेमारी के दौरान अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस। अमेठी में लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही सियासी हलचल तेज हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय यादव। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे जो अमेठी की सियासत है वो अपने चरम पर है। कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी केएल शर्मा जो हैं वो लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच मिल रहे हैं और वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस वक्त हम भादर में मौजूद हैं और सर से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपसे भी मिलवाते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं। सर, कहीं ना कहीं अमेठी में आपको 10 से 12 दिन हो गया लगातार कैंपिंग करते हुए, लोगों से मिलते हुए। अभी तो 12 दिन नहीं हुआ भैया, 3 को आए थे। कहीं ना कहीं आज 11 तारीख हो गया, 10 दिन होने को जा रहा है। कितना जन समर्थन आपको अमेठी में देखने को मिल रहा है? आप खुद देखिए, आप पत्रकार हैं, ठीक है, जनता का साथ मिल रहा है। जनता का साथ मिल रहा है। तो क्या ऐसा मुद्दा है जिससे अमेठी इस बार कांग्रेस को वोट करे? नहीं, जो इन्होंने काम नहीं किए 10 साल में, ये उसका नतीजा है कि लोग जिसको जवाब देंगे। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो खोया हुआ गढ़ है सर, इस बार जो 2019 में खो गया था, राहुल गांधी 55,120 वोट से हारे थे, 53,000 जी, इस बार क्या वो गढ़ कांग्रेस को आप पर बड़ी जिम्मेदारी दी है कांग्रेस पार्टी ने, तो क्या लौट जाएगा इस बार 2024 के चुनाव में गढ़? ये सवाल अपना पब्लिक से पूछिएगा, ठीक है, पब्लिक आपको बताएगा। अरे नहीं भाई, दम्ब नहीं करना। तो सर, एक तरफ स्मृति ईरानी है, तो किस तरीके से इस 2024 की टक्कर को देख रहे हैं? नहीं, देखो, वो चुनाव लड़ रही है, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, फैसला जनता के हाथ में है। तो जो फैसला जनता कर देगी हम कबूल करेंगे उसको।
इन्होंने कहा कि जो गढ़ था उस गढ़ को इस बार जनता जो है लौटाएगी और कहीं ना कहीं 2024 में एक बार फिर अमेठी का गढ़ साबित होगा। अब देखना ये होगा कि पांचवें चरण में 20 मई को मतदान है, 4 जून को मतगणना है, तो क्या दूसरी बार स्मृति ईरानी अमेठी में कमल खिलाती हैं या केएल शर्मा कांग्रेस का खोया हुआ गढ़ वापस कर पाते हैं। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में यमुनोत्री धाम में दिखी श्रद्धालुओं की काफी भीड़। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी सिर्फ 24 घंटे ही हो पाए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो धामों से श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जो वीडियो आ रहे हैं वो सरकार के लिए सीधे तौर पर चिंता का विषय हो सकते हैं, क्योंकि यमुनोत्री धाम में जिस प्रकार से संकरे रास्ते पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, घोड़े खच्चर उसी रास्ते से चल रहे हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोई बड़ी होनी न्योता वहां पर दिया जा रहा है। केदारनाथ धाम में भी भक्तों की भीड़ काफी मात्रा में पहुंची है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना जो स्थानीय प्रशासन है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। प्रशासन के लिए भक्तों को यात्रा सफल बनाने का सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ में उस भीड़ को नियंत्रित करना भी बड़ी चुनौती उनके सामने नजर आ रहा है। ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार के प्रशासन है वो ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी बड़ी अनहोनी घटना को टाला जा सके, क्योंकि जिस प्रकार से धामों में भीड़ उमड़ी है बेहतर सुविधाएं वहां पर नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यही भीड़ सबसे बड़ी चुनौती भी सरकार ले बन सकती है। कोई बड़ी अनहोनी घटना वहां पर घट सकती है। अभी तो ये कहा जा सकता है शुरुआत हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में भक्तों की यही भीड़ और भारी मात्रा में यहाँ पर उमड़ेगी। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।